हाँ जी बताओ जी। एक होमवर्क दिया था। होमवर्क याद नहीं है क्या? देखो जी, एक होमवर्क दिया था आपको कि क्या कोई ऑर्डर जिसमें कोर्ट पोस्ट लगा देती है, अवॉर्ड कर देती है, क्या वो अपीलेबल होता है या नहीं? आंसर इज यस। ठीक है जी। ये पोस्ट अपील और रिवीजन के रिगार्डिंग जो आ रहा है, ठीक है जी, ये आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ठीक हो गया जी, इसका आंसर है यस। लेकिन अगर यही ऑर्डर को मैं वाइस वर्सा कर दूं कि कोर्ट जो है बेसिकली कंपन सॉरी कोस्ट जो है अवार्ड नहीं करती, ठीक है जी, तो क्या हम अपील में जा सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है जी, सिंपल हो गया। हाँ, क्या रिवीजन में जा सकते हो? ओनली तब जब आप इस केस को कह सकोगे केस जो है डिसाइड हो गया है। अगेन, हमने सूट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने केस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो केस को कभी कोई सूट की उसमें कैटेगरी में डाल के और डिसाइड कर दे। यहां पर सूट की बात नहीं हो रही है, एक केस। ठीक है ना? एक सूट के अंदर बहुत सारे केस हो सकते हैं, बट एक केस ही होता है। मुद्दे, एक मुद्दा डिसाइड हो गया अगर आप कह सकते हो तो भाई साहब आप रिवीजन डाल दो। ठीक है, किस किस पॉइंट में? जब कोर्ट कोर्स नहीं लगाता है। अगर कोर्ट ने कोर्स लगा दी है तो यस, अपीलेबल। सिंपल हो गया। चलो जी। हाँ, अब क्या था यूनिवर्सल में? क्या था जी यूनिवर्सल में? क्या पॉइंट था? कौन सी कोस्ट? देखो अगेन, कोस्ट को जनरलाइज नहीं करोगे। जनरल कोस्ट, कंपनसेटरी कोस्ट फॉर डिले, मिसलेनियस कोस्ट। ठीक है जी, जनरल। चलो जी, कौन सी कोस्ट के लिए? कंपनसेटरी कोस्ट के लिए। क्या मना कर दिया? क्या क्वेश्चन था? बिल्कुल है जी, ये लो जी, अपील हो गया और रिवीजन हो गया। अपील रिवीजन को इकट्ठा मत देखो, इसमें मुश्किल हो जाएगी। ये बैक जस्ट क्या अपील जा सकती है इसकी? कंपनसेटरी कोस्ट कब दी जाती है? जो सामने वाली पार्टी है वो केस को काट दे। इस पे स्पेसिफिक डिक्टेशन इसलिए करवाई थी आपको। इसका मतलब ये है कि आपका होमवर्क पेंडिंग है। आपने ना जनरल कोस्ट करी और ना ही आपने बेसिकली डिले वाली कोस्ट पे डिक्टेशन, मतलब क्या बोलते हो, घर पे जाके किया काम। कंपनसेटरी कोस्ट पे स्पेसिफिक डिक्टेशन आपको। और कितने ग्राउंड है? 6 ग्राउंड लिखवा रखे। वैसे 5 है। डिसअलाउड हो गए और विड्रॉ हो गया और अबेंडेंड हो गया। ठीक है जी, होली या फिर पार्शली। ठीक है जी। और क्लेम और क्या था? फॉल्स वेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये ग्राउंड है पोस्ट का। ठीक है जी। एक आदमी जिसका पूरा का पूरा केस ही अलम गलम प्रूव हो चुका है, ठीक है जी, वो अपील में जाएगा क्या? जाएगा अपील में। ठीक है जी। और ये कोर्ट ने, ठीक है जी, अगेन कोर्ट ने बेसिकली अपनी वैल्यू मनवाई उससे। ठीक है जी, यहाँ आ गया कोर्ट में और फ्रीवोलस सारे फालसा केस जो है डाल दिया, जो बाद में खुद ही विड्रॉ कर गया या केस ही खत्म हो गया। ठीक है जी, सिंपल। तो कोर्ट ने क्या कर दिया? ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई, कोर्स लगा के छोड़ेंगे इसको। ठीक है जी, अपीलेबल, नॉट अपीलेबल। क्यों? सीधी सिंपल सी बात है, जिसने केस डाला उसका केस या तो डिसअलाउ हो गया, या उसने खुद विड्रॉ करवा लिया, या फिर अबैंडन करके छोड़ के भाग गया। ठीक है जी। अब क्या है,
कोर्ट ने क्या कर दी, कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्स लगा दिए। ठीक है, चलो हैवी कोर्स लगवा देते, ये लो जी 20,000 की कोर्स लगा दिए। ठीक हो गया जी। क्या करेगा, अगर अपीलेबल बनाओगे इसको, अगर आप इसको अपीलेबल करोगे तो कोर्ट किसी से भी कोर्स नहीं ले पाएगा। और बताओ ये वाले केसेस के अंदर जो कंपनसेटरी कोर्स के जो केसेस है, क्या इसके अंदर कोर्स लेनी चाहिए? जो इस तरीके की पार्टी इस तरीके की चरित्र करती है, कोर्ट के सामने आके न्याय का मजाक बनाते हैं जो लोग, लेनी चाहिए उनसे। ऐसे लोगों को डिमोट नहीं, सॉरी प्रमोट नहीं, डिमोट करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। तो अपीलेबल नहीं है। सही। आप बताओ क्या इसको हम केस डिसाइड कह सकते हैं? अगर आप इसको केस डिसाइड करोगे तो रिविजन डलवा। ठीक है ना। अगेन रिवीजन के पॉइंट को छोड़ दो, अभी मत करो, रिवीजन तो पढ़ोगे। ठीक हो गया। और जो BNSS में रिवीजन पड़ी है वो वाली रिवीजन नहीं, यहाँ तो अलग ही रिवीजन है, सिविल रिवीजन अलग ही है। ठीक हो गया, सिंपल। अगर आप इसको केस डिसाइडेड कह सकते हो तो बिल्कुल रिविजनेबल है। ठीक है ना। लेट्स से कोई ऑर्डर, ये तो हमने समझ लिया कि भैया कोई ऑर्डर जो है, कोई ऑर्डर जो है बेसिकली वो अपीलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो रिवीजन जाएगी, यस हमने समझ लिया। ठीक है जी। जरा बताओ कोई ऑर्डर अपीलेबल है, क्या रिवीजन जाएगी? अपीलेबल है वो, क्या रिवीजन जाएगी? यस नो? यस चली जाएगी, यस। यस, क्वेश्चन ही सुना है, यस किसी को? हाँ, यस। हाँ जी, हाँ जी, नो, हाँ जी, यस। हाँ जी, क्वेश्चन सुनो। किसी ऑर्डर की अपील नहीं जाती है, तो हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है कि आप रिवीजन नहीं पढ़ी हमने, लेकिन बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ठीक है जी, तो क्या है उसकी रिवीजन चली जाती है। एक नई चीज आपको बताई, अगर आप उसको केस डिसाइडेड कह सकते हो। मेरा क्वेश्चन वाइस वर्सा है, किसी ऑर्डर की अपील अवेलेबल है, अपीलेबल है वो। ठीक है जी, वो अपील नहीं डालता, क्या रिवीजन डाल सकता है? बस ये है। यस, 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 नो। स्पेसिफिक चलना पड़ेगा, जे लो है। मैथमेटिक्स नहीं, ये गुणा मानना वो वाला कौन, इसके बराबर मान लिया वो वाला कौन, इसके बराबर एक्स मानना ये, बी मानना वो। ठीक है जी, ए जमा दो है एज यानी है। ठीक है ना, यहाँ तो स्पेसिफिक है। सिंपल हो गया, पॉइंट निकल गया नवदीप का। ठीक है। हाँ जी, और क्या करवाया था? और कोई किसी की क्वेरी बताओ भैया। नहीं है, चलो इंटरेस्ट कर लिया था हमने, इंटरेस्ट का सेक्शन सही हो गया। सही। बताओ जरा, कौन हमारी कला जो बताएगा कितने प्रकार के इंटरेस्ट हमने पढ़ लिए उसमें। हाँ जी, चलो जी इंटरेस्ट का बताओ। हाँ जी बताओ, नंबर 1 जनरल इंटरेस्ट शेयर, कंपाउंड हमने पढ़ा इसमें। और बताओ, नंबर 3 डिस्कस तो हुआ ही था। पोस्ट,
हाँ जी, और बताओ विक्की। हाँ जी, बस एडिशनल। तुम करते रहो एडिशनल, क्या इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या लिखूं? एडिशनल इंटरेस्ट। हाँ जी, आज तुम कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा दो, ईशान अवस्थी बन जाओ है। हाँ जी, और बताओ। काम का बस एक का बताया कहीं, बस एक ही है जो जिस पे मैं टिक्का लगाऊंगा, बाकी तीन काटूंगा इसमें। बताओ, बताना क्या? इंटरेस्ट, पेंडेंट, लिट। इंटरेस्ट टिल इट्स रियलाइजेशन। हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ जी, हमने सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया है, सवाल मैं बनवा दूंगा इसमें। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट डन, कंपाउंड इंटरेस्ट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया। कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम तो इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी ना। एडिशनल ये कौन सा है? ये क्या बड़ा? ये सुखी लाला इंटरेस्ट है क्या? हाँ, कौन सा एडिशनल? कौन सा? नहीं, शब्दों की महिमा बहुत होती है भैया। लो में हो तो शब्दों की महिमा पे ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो लो की प्रैक्टिस और महामाया जो है आप पे ध्यान नहीं देगी। लिखो, हेडिंग बनाओ, इंटरेस्ट। लिखो जी, द टर्म इंटरेस्ट। कौन सा जब पिछली बार ये इंटरेस्ट शब्द का शब्द यूज में आया था, कौन था क्लास में, मतलब किसी का किसी में इंटरेस्ट हो, किसी ने बोला था ये? कौन था कौन से उसमें चल रहा था ये? हिंदू में शायद। ये पता नहीं पिछला बैच था ये। मैं इंटरेस्ट क्या होता, बोला सर किसी का किसी में होता है इंटरेस्ट। वाह 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 वाह, तेरे चरण दे दे मुझे तो भाई, चरण पादुकाएं दे दे, मैं धुलवा के सिर पे रखूंगा। हाँ जी, चलो जी, देखो ये आगे अंग्रेजी की समस्या है ये। ठीक है जी, हम हिंदी में ये नहीं कह सकते यार मुझे वो लड़की वो लड़का बड़ा पसंद आ गया, मेरा ब्याज है वो। ठीक है ना, मेरा ब्याज उसमें है नहीं। ठीक होगा इंग्लिश। चलो, हाँ जी, क्या लिखा है? द टर्म इंटरेस्ट इज नो वेयर डिफाइंड इन सीपीसी, comma however a reference has been provided under section 34 आईपीसी। फुल स्टॉप, wherein comma डालो, फुल स्टॉप मत करो, wherein it is laid down that laid down that a court in any decree for payment of money may award interest at such rate as the court deems reasonable
full stop, that the rate of interest is subject to the discretion of the court. Full stop. Generally, comma, the court will allow the rate of interest as was stipulated between the parties. Full stop. That for the purpose of complete understanding comma, the concept of interest can be divided into following four heads. दो बिंदु डैश नीचे लिखो नंबर 1 इंटरेस्ट पेंडेंट लिट, आपके सामने लिखा हुआ PENDENTE पेंडेंटे, लिट LITE। ठीक है, ये कब से कब तक होता है? पॉइंट बताओ, किस डेट पे लिटिगेशन जो खत्म हो जाएगी? डिग्री पास। ठीक हो गया, चलो ये लिखाऊं या लिख लोगे तुम अपने आप ही? इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है, अगर कंफ्यूज है तो फिर मैं लिखूंगा, ब्रैकेट में अपना लिख लेना। ठीक है जी, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टिल, यस, डेट ऑफ डिग्री, टिल द डेट ऑफ डिग्री। हाँ, इंटरेस्ट नंबर 2 लिखो, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री till its realization। ठीक है जी, नंबर 3 लिखो, इंटरेस्ट प्रायर टू दी फाइलिंग ऑफ सूट। फाइलिंग ऑफ सूट ये किसी ने भी नहीं बताया, और ये पढ़ा हमने सेक्शन में। ठीक है जी, 4 प्रकार के इंटरेस्ट हो। ठीक है जी, अगेन ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है जी, और जानबूझ के छोड़ रहा हूं क्योंकि घर पे किताब नहीं उठा रहे हो। ये पूरा का पूरा सेक्शन अपने आप ने आप अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप ही आपको जो है ये डिफाइन करना। ठीक है, सही। अगेन डेफिनेशन जो थी मेन वो लिखवा दी। सेक्शन 34 क्या बोलता है? ठीक है ना, सिंपल लिखो जरा, पैराग्राफ की शुरुआत कर लो। अब हो तो गए 4 है, 4 ही लिखवा है। कंपाउंड लिखो 4, लिखा है कंपाउंड, लिखो फिर चौथा कंपाउंड है। ठीक है जी, पैराग्राफ बना लो, नीचे से शुरुआत कर दो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 CPC, the interest is subject to, यहां से शुरू कर,
ठीक है जी, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। सेक्शन 34 का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मैंने क्या, मनी सूट, ठीक है जी, यस, ठीक है ना। कौन से स्पेसिफिक केसेस लिखे हुए उसमें, ठीक है ना। सेक्शन को देखकर अच्छे से, ठीक है ना, 9-10 लाइनों का बढ़िया सा एक एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। और कई दिन के इकट्ठे हो रखे हैं, सैटरडे कल, कोई बात नहीं, छुट्टी मार लेंगे। और जिस चीज ने छुट्टी मारी उसकी सोमवार को मैं जरूर पक्का चेक करूंगा, मुझे मेरी माँ की कसम, ठीक है ना, मैं पक्का चेक करूंगा। चलो हेडिंग बनाओ, ये छोड़ दो जरा, पेज छोड़ दो, ठीक है जी। नंबर 1, इंटरेस्ट पेंडेंट लेट, बना ली हेडिंग, लिखो जरा, लिखो, the above said interest is subject to the discretion of court, comma, however, comma, the discretion must be exercised on sound judicial principles. So, as a general rule, comma, the court do award interest at the contractual rate, except, exception वाला, except where it would be inequitable to do so. इनइक्विटेबल कहां पर हो जाएगा, जहां पर पैसे में किसी का दुख तोड़ना जायज नहीं होगा, वहां पर इनइक्विटेबल होगा, ठीक है। सिंपल हो जाएगा, ठीक है जी, वहां पर इक्विटी से काम लेंगे, ठीक है जी। कोई हो, ठीक है जी, स्पेशल टाइप के करेंसी तैयार करता हो, तैयार मतलब तैयार नहीं, तैयार तो कोई और ही करता है, ठीक है जी, वो तो आपको ऑफेंस हो जाएगा, वो इकट्ठी करता हो, कलेक्ट करता हो, ठीक है। सही, अब जैसे पूछ लेंगे, ले भाई किसी को शौक होता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कि जिनको हैबिट होती है अलग अलग देशों की करेंसी इकट्ठी करने की, शौक को कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या होता है, ठीक है ना, ये क्लेप्टिक होते हैं बेसिकली। चलो उसका क्या, उसका कलेक्शन किसी ने ले लिया, ठीक है जी, फिर उसको शाम को पार्टी की थोड़ी सी अग्नि मची, ठीक है जी, उसने वो पूरा कलेक्शन बेच दिया, ठीक है, और पार्टी मना ली। सही, ये जो सिक्के थे, दूसरी देशों की करेंसियां, नोट्स वगैरह सारे के सारे, ये कुल मिला के 2 लाख के थे, ठीक है, सारी की सारी करेंसी थी, इसमें 2 लाख थे, बताओ क्या करें, 2 लाख दे दें, चलो 4 लाख दे दें, 10 लाख दे दें, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके के काम करना इनइक्विटेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, मनी सूट के अंदर इंटरेस्ट हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है, ठीक है, क्योंकि कई लोग इंटरेस्ट को बुरा मान लेते हैं, ठीक हो गया, सिंपल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, कौन सी थी नेक्स्ट हेडिंग, देख के बना लो, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टिल रियलाइजेशन,
लिखो जी, दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो at the discretion of the court. Full stop. That originally, comma, the above said interest was not available in the CPC, comma, after the amendment of 1976, comma, the court becomes empowered to grant further interest at a rate exceeding 6% per annum, but not exceeding the contractual rate of interest, comma, and in the absence of any contract at the rate at which money is lent or advanced by nationalized banks related to commercial transaction। ठीक हो गया जी। तीसरा तीसरा इंटरेस्ट की हेडिंग बना लो, इंटरेस्ट प्रायर टू फाइलिंग ऑफ सूट। देखो जी, अबव मेंशन्ड इंटरेस्ट is not awardable under section 34 CPC, 34 CPC, full stop, however, comma, it can be awarded when only when there is an agreement, comma, express or implied, comma, between the parties, full stop. It can also be claimed when it generally paid in some mercantile usage
or under a statutory provision. And if it is so, payable by way of damages. क्या क्या ये वाला जो इंटरेस्ट आपने लिखा है, क्या इसका जिक्र सेक्शन 34 में था? नेक्स्ट बनाओ, लास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। लिखो जी, मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। स्टॉप, generally, comma, the above said interest has nowhere have any mention under section 34 CPC, comma, therefore, comma, generally, comma, cannot be granted, comma, however, comma, if there is an agreement to that effect, or it has been charged during the course of transaction, comma, compoundable interest can be awarded. केस लिख लो इसके ऊपर, सेम चीज, पन्नालाल वर्सेस निहाई चंद, 1922, प्राइवेट काउंसिल। क्वेश्चन लिखो जरा, अपनी लैंग्वेज में लिखो, सिंपल। क्या आर्बिट्रेटर, कॉमा डाल के, इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकता है? समझ गए? ठीक है, सिंपल यस नो है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्या रिट में ले सकते हैं हम इंटरेस्ट? रिट फाइल करते समय इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं? हाँ जी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, सरकमस्टांस बना लो, पी वर्सेस डी।
केस डाल लो। सही हो गया, केस पेंडिंग है। ठीक है जी, केस इज पेंडिंग, डन। चलो अब अगेन, मैं कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कभी कोई स्पेसिफाई कौन सा है, कंपाउंड है जी, कौन सा है डिले वाला है, कौन सा है, ये अपने आप देखो। ठीक है जी, ये लो जी, महंगाई बढ़ गई है बहुत ही ज्यादा। महंगाई बिंदी लगती है कहीं पे, माँ माँ और है के बीच में। महंगाई बढ़ गई है जी बहुत ही ज्यादा। बताओ जी, अब जो कोर्ट से जो हमने प्रेयर करी थी, प्लेंटिव ने प्रेयर करी थी कि जी इतने परसेंट का दिलवा दो, ठीक है जी, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है जी आपको 6% तक का दे देंगे, क्या बढ़ा सकते हैं इसको? सवाल समझ गए, क्या बढ़ा सकते हैं? सिंपल, ये 3 सवाल हैं, इनको खोज लेना। जो मांगा है तो उससे बढ़ा सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसने प्रे किया है, उससे बढ़ा के देना चाहे ये हो सकता है। हाँ देखो, बेसिकली क्या है, वो तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि हमको इंटरेस्ट पे करा जाए इसके ऊपर। ठीक है जी, पार्टी ये बताने वाला कोई नहीं होता कि भाई कितने परसेंट का इंटरेस्ट, वो तो जज जज बताएगा कितने परसेंट लगाएगा। एग्रीमेंट है तो सिर्फ कि भाई एग्रीमेंट के हिसाब से हमको इतना दे दो, वो बता सकता है। ठीक है ना, अगेन उसमें भी जरूरी नहीं है कि भाई जो एग्रीमेंट में उतना मिलेगा। हाँ वो मांग सकता है, ये तो हम बोल ही नहीं रहे। ये सवाल है क्या? ये सवाल ही नहीं है। चलो जी, अगर ऐसी चल गया हो तो वो बंद कर देना, अगर ऐसी चल गया है तो। चल गया, ठीक है। चलो जी, चलो थोड़ा फ्रेंडली प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। चलो जी, इंटरेस्ट और कॉस्ट में से कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। बहुत लाइट लिया है ये, बहुत ही ज्यादा लाइट लिया है, मैं आपको बताऊं, और मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ रिकवरी सूट, चलो जी। हाँ, नॉर्मल बंदा, ठीक है, प्लेंटी वर्सेस डिफेंडेंट, ठीक है जी। क्या ये इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, सवाल ये है। हाँ जी बताओ जी, पहले इस बात का जवाब दो, क्या इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है प्लेंटिफ? इसने डाला है, ये सिंपल। सवाल ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। सवाल ये है, बताओ क्या आप ये इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? यस कर सकता है, ठीक है जी। अब दूसरा सवाल क्या है, कितना? जो भी ये कितना, हाँ जी कितना? जो भी नेशनलाइज्ड बैंक होगा उसमें जो भी चलो मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, कोर्ट कितना देगी? जो नेशनलाइज्ड बैंक जो भी देखो जी, बताओ जरा, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ एक बच्चे की तरफ से जवाब आया, उसके अंदर लिखा है 6% के हिसाब से कुछ कुछ लिखा हुआ। पढ़ो।
पढ़ो जरा। चलो सर ये लिखा हुआ है नेशनलाइज बैंक का जो रेट होगा उसकी अगर से मैं इसी में लगवा अगर कोई एग्रीमेंट हाँ जी बताओ जी। 1 2 3 4 अब अबव देन 6% है। ये 6% तक खाली कहाँ गया? ठीक है जी, ये अबव देन 6% है। नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट के या फिर एग्रीमेंट के हिसाब से देखेंगे या फिर कोर्ट डिस्कशन सिंपल। हाँ सिंपल इंटरेस्ट। एक डिस्क्रिप्शन एक 6%। हाँ जी, लक्ष्य क्या लगता है? 6। हाँ जी हर्ष। 6% कोर्ट डिस्कशन। हाँ जी अभी 6%। हाँ जी बताओ, आपका तो सवाल ही कोर्ट डिस्क्रिप्शन। हाँ जी जन। एब्सोल्यूट कोर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ध्यान रखो जब कभी भी मनी सूट होता है, अगेन ध्यान रखो, बड़े ध्यान से सुनना। जब मनी सूट डलता है, ठीक है जी, देखो जी बताओ, आप एडवोकेट हो, जरा कॉमन सेंस से जवाब देना। आप जितना क्लेम करोगे उतना, या फिर कोर्ट के भाई बाप, माई लॉर्ड, जिले इलाही, जिले सुहानी, परवरदिगार, जो भी है, ठीक है जी, ये बोल के जी आप जितना दोगे, ठीक है जी, हम तो उसी में अपना संतोष पालेंगे, ठीक है जी, क्योंकि जब भगवान देता है तो ये बोला पता नहीं क्या। या फिर एक पैसा दे दो बाबूजी, और जब एक पैसा मिल जाए फिर क्या करोगे बताओ। और अगर क्लेम करना भी है, नंबर वन, एक तो क्लेम करेंगे नहीं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताएंगे हम, इंटरेस्ट क्लेम कर लेंगे, ठीक है जी, अपना नुकसान बता देंगे कि हमको कितना नुकसान हो चुका है, जिसके नुकसान के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट कर दे, ठीक है जी। लेट से अगर क्लेम करना भी है तो मांगो ना 12% खुद से मांगो। मैंने तो 18% मांगते हुए देखा है। 18% पर एनम, ठीक है जी, केसेस में मिलता भी है, ठीक है जी। 12% प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है इनको, हो गया 18%। सिंपल हो गया। परंतु अगेन आपने पहली लाइन लिखी है इंटरेस्ट में डिक्टेशन की, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्ट डिस्क्रिप्शन है। पार्टियां मांगती है, पहला ही क्वेश्चन ये है कि भाई उसको इंटरेस्ट, उसने तो क्लेम कर लिया भाई, उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। सिंपल हो गया, सही, डन। आई गेस पहुंच गए। चलो। सर प्रोवाइड जो रखा है वो सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए रखा है, हाँ पर्सनल के लिए तो नहीं। एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए। अगेन ये ध्यान रखना, पैसे उधार लेना एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, जनरल कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है सर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। हाँ हाँ ये वो तो नहीं मानी जाएगी अगर वो कनेक्टेड है विद इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात ना है। तो उसमें ट्रेड करा सकते हो, यस, बिजनेस होता है लोगों का उधार देना। नहीं बिजनेस नहीं है, दोस्त तैयारी में देती ना ऐसे नहीं। है इसके है। हाँ दे देते हैं, दे देते हैं। जो भी क्लेम करेगा वो तो अब कमर्शियल मांगेगा,
क्लेम करने वाला तो कमर्शियल के रेट मांगेगा, कमर्शियल के इंटरेस्ट ज्यादा मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, वो थोड़ा छोड़ेगा। चलो आपकी तरफ से नहीं है, या फिर जिसने उधार लिया उसकी तरफ से बिल्कुल भाईचारे वाला लोन था ये, लेकिन जिसने दिया है तो ध्यान रखना वो कमर्शियल। बहुत ऐसे बहुत केस आते हैं, यारी दोस्ती पिस्ती में क्या है, वो पैसे दे दिए, ठीक है जी, कोई लिखा पढ़ी करी नहीं और बस फिर फंस गए पैसे। अगर वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, जैसे वो उधार दे दिया तो 6% लगाएंगे, इसमें कोई 6% लगाएंगे, उसके बाद क्या बोला? सर इसमें फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन लेंगे। चलो जी, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी, और बिना पता बिना पढ़े सवाल पूछ रहे हो सारे के सारे, प्रोविजन नहीं पढ़ा, सभी को कह रहा हूं। ये लो जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, कमर्शियल लोन, ठीक है। बताओ जी, क्या प्लेंटिफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेगा? क्या इंटरेस्ट मांग, रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दो, इंटरेस्ट मांगेगा, क्लेम कर सकता है? यस कर सकता है। सवाल फिर से वही है, कितना कितना देगी कोर्ट? 6%, अबव 6%, एग्रीमेंट रेट, कोर्ट डिस्क्रिशन। कोर्ट डिस्क्रिशन, हाँ जी, कोर्ट के डिस्क्रिशन, दो आवाज आई, कोर्ट, हाँ जी, 3। फिर कौन सा लगाओगे? काट दो यहाँ से, मेंस का नहीं, पीटी का बताओ। ये ठीक पीटी का सवाल है, 4 ऑप्शन है देखो, यहाँ से हटा दूं? लो जी, एक आ गया एग्रीमेंट रेट, कोर्ट डिस्क्रिशन, आपका कोर्ट डिस्क्रिशन, कोर्ट डिस्क्रिशन विकास, एग्रीमेंट का रेट। हाँ जी रवि, आप आपने तो बता दिया सर, कोर्ट, कोर्ट का ही। हाँ जी नदीप, अच्छा क्वेश्चन, हाँ नदीप का कुछ क्वेश्चन, कैसे कोर्ट डिस्क्रिशन है? एग्रीमेंट, यहाँ तो एग्रीमेंट है, फिर ये करके कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये काटने की जरूरत क्या थी जब तुम्हारा जवाब एक ही होना था? फैक्चुअल, फैक्चुअली चेक करो, क्या फैक्चुअली कहा गया? ठीक हो गया, हाँ, एग्रीमेंट रेट से ज्यादा नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में, ठीक हो गया। और अगर मेंस का सवाल है तो ये भी तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन पिट्टी में तो एग्जैक्ट के निशान लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर तो ठीक ही है हमारा, ये नहीं चलेगा, पिट्टी में ध्यान रखना। एचपीएससी गलत है, हमारा क्वेश्चन ठीक से नहीं करते, वरना तो हम हाथ में हथौड़ा पकड़ के तैयारी बैठे हुए हैं ऑर्डर ऑर्डर करने के लिए। हाँ जी डन, सही मिल गया नदीप, अच्छा चलो आगे आ जाओ। ये लो जी, देखो जी क्या सीन होके रखा हुआ, प्लेंटिफ ने सूट डाल दिया है। चलो एक सरकमस्टांस है, ठीक है जी, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बताना क्या करोगे। विक्रम बेताल देखा किसी ने? ठीक है, देखा है ना सबको, असली वाला पुराना, ये आजकल का नहीं। इतना गंदा बेताल होता है ना, मतलब उसके ऐसा मन करता है कि वो बेताल को उतार के 4 थप्पड़ तो मारो उसमें, फिर ढंग का बेताल बन गया। देखो जी, एक बंदा है एफ, उसके 2 लड़के हैं, ठीक है जी, तुम्हारी तुम्हारी कमर के ऊपर, सबकी तुम्हारी कमर के ऊपर बेताल बैठा हुआ है, ठीक है।
सही है, और वो तुमको लेके जा रहा, पकड़ के लेके जाना वो, ठीक है जी, मेरे पास। वो बोलता है कि सुन राजन, एक कहानी सुन, ठीक है। वो बोलता है मेरे को कोई कहानी नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि वो ऋषि मुनि ने बोला कि उसके साथ बात नहीं करनी है। ठीक हो गया? क्योंकि जिस जीव का नाम बेताल हो, वो किसी को भी, किसी की भी ताल और तान बिगाड़ सकता है। मनुष्य मनुष्य तभी तक है जब तक वो ताल में है। मनुष्यता की जब उसकी ताल बिगड़ जाए तो वो मनुष्य नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे रेबीज होने वालों की ताल बिगड़ जाती है जीवन में। सही। चलो जी। तो बोलता राजन, एक आदमी था एफ और उसके दो बेटे थे ए एंड बी। ठीक है जी। दोनों के दोनों निर्रे थे, खपीटर थे। ठीक है जी, पढ़ते नहीं थे। ठीक है जी, होमवर्क नहीं करते थे घर आ जाके। ठीक है जी। और ये जो एफ था, इसने लक्षण देख लिए थे। ठीक है जी। इसके पास एक गाय थी। ठीक है जी, डन हो गया। चलो जी। वाइफ भी थी, वाइफ मर गई। ठीक हो गया जी, डन। सही है जी। बहुत करा, भी पढ़ लो लिख लो मेहनत कर लो, ब्याह हो जाएगा। ठीक है जी, ब्याह भी कभी कोई प्रोग्राम नहीं बना। ठीक है जी। धीरे धीरे एफ बूढ़ा हो गया। ठीक है जी। और अब उसको गाय की चिंता सता रही है। ठीक है जी। क्योंकि इनका ये भी सारा नहीं है कि ये उसकी सानी रोटी पानी कर दे उसकी। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो ना? चलो जी। ये क्या करता है एफ, जीते जी, ये गाय पी को दे देता है, मिस्टर प्लेंटिफ को दे देता है। ठीक है। और ये लो जी, मर गया ये भी। मसाए संस्कार हुआ है इसका। ठीक हो गया जी। सही। अब टेंशन हो रही, रोटी पानी कौन बनाओगे? तो ये लो, अपने लिए अपनी जैसी वाइफ से ले आते हैं। ठीक है जी, डन हो गया। सही है, असली कहानी बता रहा हूं मैं। चलो। अरे तुम्हारे ऊपर कमेंट नहीं मारा, कभी सोचेगा हमारे ऊपर कमेंट मार रहे हैं। ना ना, वो तो मैंने मार दिया। चलो। इन बिटवीन क्या हुआ है, अब देखो। अब इनको याद आता है 2 साल के बाद, ये लो 2 इयर्स, भाई गांव आया करती। ये बड़ा है तो ये चला गया सीधा पी के पास। वहां जाके देखा, ठीक है जी, तो गाय के साथ एक बछड़ा भी था। बछड़ा नहीं, बछड़ी। 2 साल में तो बछिया तो पूरी गावड़ी बन जाए। पर चलो ठीक है, फिलहाल पहली बाकड़ी भी ना हुई हो, छोड़ो। हाँ, डन। सही। अब बोलता है कि भाई गाय मेरी है और बछड़ी मेरी। गाय जिसकी, बछड़ी भी उसकी भाई। ठीक है जी। इसने इसने डब्लू ने ये उठाया, सो रहा था ये बाबूजी। ठीक है जी, पोच ले, वो पोच गया, गाय भी लिया होगा, ले देगा ना किस घर में ब्याह दी मैं थे। ठीक है ना, मेरे तक कर्म फोड़ दिए, जा लेगा गाँव। ठीक है जी। ये भी पहुंचा है अब पी के पास। वहां भी उसने जाके देखा, वाओ, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ठीक है जी, बछड़ी भी मिलेगी फ्री। ठीक है जी, डन। झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट राइज। अच्छा, पी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पी का इंटरेस्ट ना गांव में है ना बछड़ी में। गांव बछड़ी का इंटरेस्ट पी में है, बट पी का इंटरेस्ट नहीं है। डन। सही। पी तो चाहता है भाई पिंड छूट जा, समझ लो ना। पिंड छूट जाए। लेकिन झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ इतना नहीं है कि तूने उसको क्यों दे दी। अगर तूने उसको दे दी तो यूं लगा ले कि हमसे झगड़ा मोल ले लिया तूने। ठीक है ना? बी ने भी जाके ये धमकी दे दी, अगर उसको दे दी तो हम ये मानेंगे तूने हमसे दुश्मनी कर दी। ठीक है। और दोनों छटे हुए हैं गांव में। देखे होंगे ना ऐसे गांव में जिनके कोई मुंह नहीं लगता और जिनकी मूंछ बहुत ऊपर होती है, जिनको ये लगता है कि हमसे कोई बात नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता बात, तो ठीक है। समझ रहे हो? डन। अब राजन बताओ, इस समस्या का निवारण करो। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो आपके सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, फट जाएंगे। और अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल बोल रहे, बताओ क्या इलाज करोगे?
समस्या है, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। सर कोई जिंदगी में गाय किसने एफ की है, उसी ने खरीदी। हाँ हाँ हाँ। ये तो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी बना दिए तो। डन। अब क्या क्लेम हो रहा है? दोनों गाय मांग रहे हैं। गाय प्लस बछड़ी, गाय प्लस बछड़ी मांग रहे हैं। बछड़ी फिलहाल दूध नहीं दे रही, वरना वो मांग। प्लेंटिव भी तो कुछ कह रहा होगा, प्लेंटिव भी तो कुछ कह रहा है, प्लेंटिव को तो हाथ जोड़ रखे भाई, अपनी गाय ले लो जैसे करनी है। प्लेंटिव दे रहा है। प्लेंटिव तो बोल रहा है कि, मैं बोल तो रहा हूँ कि प्लेंटिव को झगड़ा नहीं मोल लेना है, प्लेंटिव को अपना पीछा छुड़वाना है। बताओ। राजन बोलेगा अरे मूर्ख बेताल, उस पी को कोर्ट में जाकर इंटरप्लीडर सूट डालना चाहिए। ठीक है, अच्छा राजन, कौन से सेक्शन में है? अरे ये सेक्शन 88 रीड विद ऑर्डर 35 में आता है बेताल। उड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट एपिसोड कभी फिर। डन, सिंपल। आओ जरा इंटरप्लेटर सूट समझ लो। एटी एट खोलो। ठीक हो गया? देखो सबसे पहले समझो कि इसको इंटरप्लीडर सूट क्यों कह रहे हैं। इंटरप्लीडर से थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। इंटरप्लीड, बताओ जी, इंटरप्लीड का मतलब क्या होता है? देखो अगेन अगेन आपको इंग्लिश की फिलोसफी बता देते, जैसे अंतरात्मा की आवाज होती है ना, ध्यान रखो, अंग्रेजी में अंग्रेज लोगों की कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती। वो फिलहाल जो है अभी हाल फिलहाल में आजादी के बाद इनकी इनर सोल बोलने लगी है अचानक, लेकिन पहले कुछ नहीं होता था। अगर हम इंग्लिश में कोई इंटर या फिर इनर की बात करते हैं तो ये बेसिकली दूसरों के लिए बात कर रहे हैं। देखो जरा, इंटरप्रेटर याद कर लो, असल में ये जो सूट है ये ए और बी के बीच में है। पी का डिस्प्यूट नहीं है, ना ए से डिस्प्यूट है ना बी से डिस्प्यूट है। ठीक है ना? परंतु पी को क्यों इंक्लूड होना पड़ रहा है सूट के अंदर? सिर्फ इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट मैटर उसके पास है ना। डन, चलो। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली सब्जेक्ट मैटर लिखेगा, उसके अंदर सब्जेक्ट लिखेगा इंटरप्रीटर सूट। इंटरप्रीटर सूट की हेडिंग देखते ही जज साहब समझ जाएंगे, हाँ यानी प्लेंटिव का कोई लेना देना नहीं। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि इस प्लेंटिव को मैं सूट में रखूं या ना रखूं। ठीक है जी, सही। लेट्स से जज हो तुम, ठीक है जी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, तुम्हारे सामने सूट आ गया है, ठीक है जी। तुमने देखा क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रीटर सूट लिखा हुआ है, बस नॉर्मल सूट है, ठीक है जी। प्लेंटिव के साथ बड़ी इज्जत से पेश आना, ठीक है जी भाई। चलो ठीक है जी, क्योंकि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, पंचायत बिठा के सिर खोल खाल के भी कर सकता था फैसला। ठीक है ना, बंदर बाट हो जाती है ऐसे में। ठीक है ना, भैंस ना इसकी ना उसकी, डंगर ना तेरा ना भाई ए तेरा ना बी तेरा। ठीक है जी, पशु उसका जिसका जिसके पास पशु जाएगा। ठीक है जी, तीनों खड़ा कर लेते हैं, गाय जिसकी तरफ जाएगी उसका। और गाय तो भाई साहब एक बार कुत्ता पकड़ लेती है फिर नहीं जाती, पता होगा ना। ठीक है जी, इस तरीके का काम नहीं करना, मॉडर्न बेताल थे। ड्रोन पे आया था। सही। तो फिर आप क्या फैसला करोगे कि भाई सूट किसके बीच में है? ये लो जी, ए वर्सेस बी का सूट है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि भाई मैं ए इसको पी को सूट के अंदर रखूं कि नहीं रखूं। यू आर द जजेस। ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है आप। अब इस रिक्वायरमेंट के दो ही नतीजे निकलेंगे। हाँ भाई यस, जरूरत है पी की इस सूट में, क्योंकि इसके बिना तो भाई ये सूट डिक्रीड ही नहीं होगा। ठीक हो गया, सिंपल ना, कोई जरूरत नहीं है भैया इसकी। सिंपल। अगर आपको लगे कि कोई जरूरत नहीं है, पी को पिक्चर में से निकाल दो, सीधा सूट देखो क्या बन गया, ए वर्सेस बी। डन।
अगर इसकी जरूरत है, लेट्स से इसकी जरूरत है, तो कोई बात नहीं, इसको रहने दो। ए वर्सेस बी, ठीक है जी, और इसको परफॉर्मा डिफेंडेंट बना लो, पी को पीडी लिख रहा हूं यहाँ, दोनों एक जैसे बना दी, ठीक हो गया, परफॉर्मा डिफेंडेंट। ठीक है जी, चलो जरा एक बार समझ लेते हैं कि जरूरत क्या पड़ती होगी इसी केस के अंदर। आपके हिसाब से मुझे बताओ, आप लोग जजेस हो, मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, बताओ जी, क्या इस सूट के अंदर पी को रखें या निकाल दें? इस सूट के अंदर क्या पी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? अगेन नेसेसरी पार्टी है, प्रॉपर पार्टी तो रखना पड़ेगा सूट में, ध्यान रख लेना। नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी की महिमा अपने को पता है, यस नो? सोच समझ के फैसला देना। बताओ, रिक्वायरमेंट है? यस, चलो, यस है, यस, 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 विकास, यस, जैन, यस, यस, नवदीप है। अच्छा, बताओ जी, नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी? लो तुम्हारे लिए थर्ड पार्टी, ये लो, बताओ रवि, नेसेसरी प्रॉपर थर्ड? नेसेसरी, हाँ जी, क्या लगता है मुझे? नहीं, थर्ड पार्टी, हाँ जी, थर्ड, अच्छा, प्रॉपर, नेसेसरी, नेसेसरी, थर्ड पार्टी, हाँ जी हर्ष। ये प्लेंटिफ जो है इस सूट के अंदर नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, थर्ड पार्टी? हाँ, पी। हाउ इट इज नेसेसरी पार्टी? सर वो एग्जीक्यूशन तो लगा हुआ है। क्यों? सर वो गाय है, गाय है, सर, अपनी के पास गाय है। गाय चाहे ए को मिले चाहे बी को मिले, गाय चाहे गाय के साथ बछड़ा भी ए को मिल जाए या बी को मिल जाए, पी का क्या लेना देना है? गाय है, उसके पास है। कोई बात नहीं, अब गाय देखो जज साहब के घर में तो मिल नहीं सकती, इसमें मतलब थर्ड पार्टी है। डिस्प्यूट में थर्ड पार्टी है। जरा मैं पी को इस केस से बाहर निकाल दूं, क्या इनके बीच में एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता? क्या नेसेसरी पार्टी है? एब्सोल्युटली नॉट। बताओ जी, क्या ये प्रॉपर पार्टी है? कोई जरूरत नहीं है इसकी पार्टी बनने की, ठीक है जी। आप आपने सोचो कि आपने इसको रिक्वायर्ड बताया इस केस के अंदर, किस लिए रिक्वायर्ड है? यस, यस ही इज, इसमें ठीक हो आप? पार्टी बनने है, उसी को ये बताएगा गाय मेरे पास है। रिक्वायर्ड केस उसी ने डाला है, हद होगी, ठीक है जी। और क्या रिक्वायरमेंट है भाई? ये जो 2 साल उसने ये 2 पशु पाले हैं, उनका खर्चा। और क्या लगता है ये ए बी आपस में सगे भाई हो के आपस में लड़ सकते हैं, मारो काट मचा सकते हैं, ठीक है जी। ये उससे उसको उड़ाने नहीं देंगे, 2 साल दूध पी गया, हमारी देवी गौ माता का। समझ पा रहे हो? ये खर्चे का हिसाब किताब नहीं करना, ठीक है। और अगर मेरे से पूछोगे भाई गाय पालने के लिए भाई कितना खर्चा होता है, भाई देखो अगर भैंस से मुकाबला करोगे तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन भाई खर्चा होता है पशु पालने का, सच में बहुत बहुत दम लगता है। हाँ, फिर क्या करोगे? पी को जो भी खर्चा वर्चा बनता है भाई उसका खर्चा दे के
निकाल दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है जी। लेट से जज साहब को ये दिखे कि भाई ये दोनों कपीटरी से हैं भाई, ये 2 साल 3 साल लड़ेंगे, छिक मर्जी के लड़ेंगे, ठीक है जी, उसके बाद भी फैसला करवाऊंगी नहीं मेरा, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, अब 2-3 साल वो तो मर जाएगा। मान लो अगर ऐसे में गाय उनको दे दें तो बेचारी गाय का क्या होगा, सानी का टाइम होते लड़ाई, तू खवा तू खवा। वैसे ये भी वो ना दे वो खर्चा 2 साल में जो भी है, इसके पास भी राइट है ना ये रिटेन करके रखने का बिल्कुल बिल्कुल, इसी को बोलते हैं पिन छुड़ाना। ये काम पंचायत में भी कर सकता था, ठीक है जी, लेकिन पंचायतों के बस की नहीं होती। ठीक है जी, मान लो पंचायत में हो क्या यार, थोड़ा पार्टी ऐसी उल्टी खोपड़ी की पार्टी हो, तो पंचायत भी, सरपंच भी मैंने हाथ जोड़ते हुए देखे हैं, ठीक है जी, एक पार्टी को ही समझाए जाएंगे, फिर वो बिछड़ जाएगा, यार तू सारी चीज हमको ही समझाओगे, हम ही समझाओगे कि जी, अगला ना तो बता लो तुम। गांव की पंचायतों में नहीं निपटते ऐसे झगड़े, ठीक है जी। और निपटारा क्या है भाई, इसका जो खर्चा बना है वो इसका, ठीक है जी, प्रॉपर्टी थारी, अगले की ड्यूटी है क्या, वो थारी चीज भी पाड़ के दे, ठीक है जी, यार फिर उठा तक उल्टी भी दे दे, फिर खर्चा भी ना ली, दूध भी तो लिया, कोई बात नहीं, दूध के लिए अलग कर देंगे भाई। पशु क्या 12 महीने एक जैसा ही दूध देता है क्या, गर्मियों में तो कितना कम हो जाता है दूध, ठीक है जी, और गाय का दूध तो वैसे भी सस्ता है, समझ पाते हो। उसके ऊपर दवाई गोली है, वेटरनिटी का है, ठीक है जी, डिलीवरी शिलीवरी का खर्चा है, ठीक है जी, और पता नहीं बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक हो गया, है किसी के पास, है पशुधन कोई है, कितने लेता है विकास यहाँ पे, रोहतक में कितने लेता है आने के डॉक्टर वेटनर, हाँ रोहतक ही हो गया वो, यो रहा खेड़ी शहर है ना, हाँ वो खैर पर्ची बनाने के नहीं लेगा, वैसे दवाइयों कितने, दवाई तो बनती है हर बार, जितनी बार चाहे 2 महीने बुलाओ दवाई तो बांध के जाएगा वो, ठीक है ना। वो मिक्स करके ले लेता है। मतलब कहने का ये है कि आप चाहे हर महीने बुलाओ, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में, डॉक्टर आएगा, वेटरनिटी का खर्चा है, 100-200 की तो बांध के जाएगा वो, ठीक है जी, सिंपल। तो बताओ इलाज क्या है, इलाज ये है कि भाई जो प्लेंटिफ का पी का खर्चा बनता है, जिसने 2 साल जो पाली है, ठीक है जी, खर्चा किया उसको, उसका खर्चा दे दो, ठीक है जी। भैंस या फिर जो भी पशु है उसको रिसीवर के पास रख देंगे, ठीक है जी, रिसीवर के पास रखने के बाद तुम अपना भाई झगड़ा कर लो, और सुलटा के जिसका गाय मिलेगी बछड़ी मिलेगी अपना लेकर अपना घर, ठीक है ना। दोनों आलकसी हैं, वो भी सोचे भाई कोई बात ना है, 1 साल और इंतजार कर ला, ठीक है, वो बछिया भी गां बन जाएगी, फिर एक गाय और रख लेगा, फिर एक मैं रख लूंगा, फिर जवान नई गाय के ऊपर झगड़ा करेंगे, पुरानी गां के ऊपर क्या झगड़ा करना। डन हो गया, सिंपल। आओ जरा सेक्शन 88, अबे यार आओ जी, वेयर दो या दो से ज्यादा बंदे क्लेम एडवर्सली टू ईच अदर, मैं पूछूंगा, ठीक है जी, ये जो पी वर्सेस ए एंड बी था, इसमें क्लेम है किन 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 के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है जी। जब दो या दो से ज्यादा बंदे एडवर्सली, एडवर्स मतलब एक दूसरे के विरोध में, ठीक है, क्लेम करते हैं टू वन अनदर द सेम डेट्स, ठीक है जी, एक डेब्ट या आधा डेब्ट या फिर एक से ज्यादा डेब्ट, सम ऑफ मनी, ठीक है जी, पैसा, या फिर अदर प्रॉपर्टी, या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ पशुधन प्रॉपर्टी होती क्या, यस प्रॉपर्टी, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर पर्सन, ठीक है जी, क्लेम करने हैं दूसरे बंदे से लेकिन एडवर्सली टू ईच अदर है, गां तो मांग रहे हैं प्लेंटिफ है, लेकिन आपस में एक दूसरे का विरोध है, एक दूसरे को, ना इसकी गां नहीं मेरी गां है, ना 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 इसकी नहीं है जी, बाबू मैं देख गया था। डन हो गया, चलो आगे जाओ। हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन, जिस बंदे से क्लेम करने हैं दोनों मिलके, जिनका आपस में एडवर्स
क्लेम है, ठीक है ना, जिससे क्लेम कर रहे हैं उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट, बस अपना खर्चा और अपनी जो लागत लगी है उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बंदे का। एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, और पी जो है वो बिल्कुल रेडी है, ए हो चाहे बी हो उसको तो मतलब ही नहीं है, उसको तो अपनी कॉस्ट और अपने खर्चे से मतलब है। Such other person may institute a suit of interpleader against all the claimants, सारे के सारे claimants के अगेंस्ट में। इस कारण से हेडिंग हमने क्या बनाई, P वर्सेस A एंड B। तीन भाई और डालो, A B C D E, P वर्सेस A B C D E, डन। All the claimants for the purpose of obtaining a decision, किस लिए वो कोर्ट में किस लिए जा रहा है, for obtaining a decision, डिसीजन लेने के लिए, एज टू द पर्सन, उस पर्सन के बारे में, टू होम जिसको द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड, जिसको ये पेमेंट और डिलीवरी करी जाए, एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए जो उसकी क्षति हुई उसको क्षतिपूर्ति करवाए, अपना खर्चा भर ले, डन होगा, सही, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है क्या, वेयर एनी सूट इज पेंडिंग, जहां पर कोई सूट पेंडिंग है, इन विच जिसमें द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज, जिसमें राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड, प्रॉपरली डिसाइड करे गए हों, ठीक है जी, करे जा सकते हों, ठीक है जी, नो सच सूट ऑफ इंटरप्लीडर शैल बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है जी, फिर किसी भी इंटरप्लीडर सूट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, ये इंटरप्लीडर सूट डालने की आवश्यकता नहीं है, जनरल और नॉर्मल सूट डाल लो, कहने, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। इस केस के अंदर ये जो अभी आपके सामने आया था, इसमें तो भैया पी को जाना पड़ गया था, डन। क्या सिंपल सूट ए वर्सेस बी नहीं हो सकता था, सोचो, नहीं हो सकता था, बस इतनी सी बात, हाँ ठीक है ना, बस वो हालत ऐसे हो गई बेचारे की, तो उसको इंटरप्रेटर सूट डालना पड़ेगा। ध्यान रखो वो कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, बस अपना खर्चा क्लेम कर रहा है, डन, सिंपल, सही। ऑर्डर याद कर लो, ये कौन सा है, 88, 8 8, एक तीसरा 8 और रह गया, 3 और 5 कितने होते हैं, 8, ऑर्डर 35, खोलो, हाँ जी, ऑर्डर 35, प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट, प्लेंट कैसे डलेगी इंटरप्लीडर सूट के अंदर, इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीडर द प्लेंट शेल इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लेंट्स स्टेट, जो भी कुछ जरूरी होता है प्लेंट के अंदर, ठीक है ना, वो सारी तो होंगी ही होंगी, उसके साथ में एडिशनल स्टेटमेंट आएंगी, कौन कौन सी, के ए प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट, पी प्लेंटिफ डालेगा और बोलेगा देखो जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जज साहब, इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन फॉर द चार्जेस और कॉस्ट, या तो खर्चा या फिर लागत, ठीक हो गया, लागत उसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लो क्रिएट किसी ने करी हो, ठीक है जी, और बेनिफिट कोई और लेना चाहता हो तो कम से कम अपनी लागत तो लेगा, और क्या क्या बताएगा, द क्लेम्स मेड बाय द डिफेंडेंट सिवियरली, ये जो क्लेम है ना जी ये डिफेंडेंट्स के बीच में सिवियरली है, ठीक है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट में, एंड दैट देयर इज नो कोलूजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट, और देखो जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई मिली भगत नहीं है किसी भी, ना ए से ना बी से,
ठीक है जी, मेरा पीछा छुड़ाओ, मेरे को मेरा खर्चा दिलवाओ और ये चीज जिसको इसको दे दो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, डन। चलो जी, पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट, where the thing claimed is capable of being paid into court or placed in the custody of the court, the plaintiff may be required to so pay or place it before he can be entitled to any order in the suit। बिल्कुल सही बात है जी, जो भी पेमेंट शेमेंट है वो तो कोर्ट में ही करोगे आप। ठीक है जी, जो भी चीज है केपेबल है जिसको हम कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी कस्टडी वगैरह ले सकते हैं, तो भाई जो ये प्लेंटिफ है वो चीज के साथ कोर्ट में आएगा। अगर पैसा है तो पैसे के साथ में आएगा, अगर और कोई चीज है और उसको प्लेस कर सकते हो आप कोर्ट में, गाय को प्लेस नहीं कर सकते हो कोर्ट, ठीक है जी, कोर्ट में आएगा और वहां रख देगा, कोर्ट के सामने रख देगा, सिंपल, सही। चलो जी, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ, वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स इन एन इंटरप्रेटर सूट, किसी केस के अंदर इंटरप्रेटर सूट के अंदर कोई डिफेंडेंट जो है इज एक्चुअली सुइंग द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को एक्चुअली सू कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट। ठीक है जी, ये जो सब्जेक्ट मैटर यानी ये गाय, इसके चक्कर में केस कर रहा है। द कोर्ट इन विच द सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज पेंडिंग, तो वो वाली कोर्ट जिसके अंदर ऐसा केस पेंडिंग है, लेट्स से ए ने पहले ही केस किया हुआ है, ठीक है जी, ए वर्सेस पी, सही हो गया। तो अब क्या होगा, ए ने सॉरी पी ने क्या करा, ये आप ये केस डाल दिया, तो पी वाली कोर्ट क्या करेगी, जिसके अंदर जिस कोर्ट के अंदर ये केस पेंडिंग है, शैल ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द कोर्ट इन विच द इंटरप्रेटर सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, तो ये वाली कोर्ट इंटरप्रेटर सूट, जो इंटरप्रेटर वाली कोर्ट जो है वो क्या, वो जो ए वर्सेस पी जिस कोर्ट के अंदर चल रहा है उसको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए जो इंटरप्रेटर सूट है मेरे पास आ गया है। ठीक है जी, स्टे द प्रोसीडिंग, वो वाली कोर्ट क्या कर देगी, स्टे कर देगी प्रोसीडिंग्स को एज अगेंस्ट हिम, पी के अगेंस्ट में, एंड हिज कॉस्ट इन द सूट सो स्टेड में बी प्रोवाइडेड फॉर इन सच सूट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट यहां से वसूलेंगे। बट इफ एंड इन सो फार एज दे आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट सूट दे मे बी एडेड टू हिज कॉस्ट इनकर्ड इन द इंटरप्रेटर सूट। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेट्स से अगर यहीं पे नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वहां पे अलग हो जाएगा मामला, जाने दो। 4 पे आ जाओ। फर्स्ट हियरिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, एट द फर्स्ट हियरिंग कोर्ट में क्या करेगी, डिक्लेयर कर देगी कि प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया गया है, डिस्चार्ज सेकंड फॉर्म आ चुकी है, कोर्ट डिक्लेयर कर रही है क्या कि डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज टू द डिफेंडेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग क्लेम, जो भी थिंग क्लेम थी उनसे हमने डिस्चार्ज कर दिया है। अवॉर्ड हिम हिज कॉस्ट, उसको उसकी कॉस्ट दे देंगे और डिसमिस कर देंगे उसको सूट से, सिर्फ उसको, सूट को डिसमिस नहीं करेंगे, डिसमिस एज प्लेंटिफ। ठीक है जी, डन। और if he thinks that justice or convenience so require, retain all parties until the final disposal of suit। Let's say अगर वो proper और necessary party बन गया somehow, ठीक है, कोई बात नहीं, तो रखा रहेगा वहीं पे, पड़ा रहेगा केस के अंदर, क्या दिक्कत है, परफॉर्मा डिफेंडेंट बना लेंगे उसको, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज कर देंगे। Where the court finds that the admission of the parties or other evidence enable it to do so, it may adjudicate the title to the things claimed। बिल्कुल सही बात है जी। फिर क्या करेंगे, फिर जो टाइटल रहेगा, जो थिंग्स का टाइटल रहेगा, ठीक है जी, उसको डिसाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तीसरा, जहां पर एडमिशंस ऑफ द पार्टीज डू नॉट इनेबल द कोर्ट सो टू डू एडजुडिकेट इट में डायरेक्ट। ठीक है जी, दो के अंदर तो क्या आ गया, सीधा सिंपल, लेट्स से दोनों पार्टियों का एडमिशन आ गया, अब क्या है, सिविल का केस है, तो फर्स्ट हियरिंग के ऊपर ओरल एग्जामिनेशन करवाएंगे जिसको कोर्ट लिखेगा राइटिंग। ठीक है जी, लेट्स से अगर वहीं पे ही डिसाइड हो रहा है, ठीक है जी, आपने बुलाया, ठीक है जी, मैं तो पी था, ठीक है जी, ए और बी साइड में खड़े हुए, आपने थोड़ा सा यूं करके पूछा, हाँ भाई ये क्या सीन है, ए ने बता दिया चुपचाप के जी ऐसे स्टोरी थी जी, वो पिताजी के पास थी और हमारे लक्षण ठीक नहीं थे जी, अब अकल लग गई, अब क्या करें। ठीक है जी, तो उन्होंने गाय दे दी, मैं जब गया तो मेरे को बसड़ी मिल गई, मेरे को लालच आ गया। बी से पूछा, हाँ जी जैसे बड़े भैया कह रहे हैं वैसे मेरी भी हालत वही है। ठीक है जी, कर दो मैटर को डिसाइड, आ तो चुका है एडमिशन। ठीक है जी, सिंपल हो गया। लेट्स से किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं है, तो फिर जो जनरली सूट जैसे डिसाइड होता है वैसे डिसाइड करेंगे, इशू फ्रेम करेंगे। दैट क्या, एक इशू और इश्यूज बिटवीन द पार्टीज बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड, इशू फ्रेम करेंगे और ट्रायल चलाएंगे। एंड दैट एनी क्लेमेंट बी मेड अ प्लेंटिफ इन ल्यू और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ। ठीक है जी,
और जो ओरिजिनल प्लेंटिव था उसकी जगह किसी और को प्लेंटिव बनाया जाएगा, यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज करी जाएगी। एंड लिखा है और नहीं लिखा हुआ, यानी ट्रांसपोजिशन पार्टीज तो होगी ही होगी, पी इस केस के अंदर रहे चाहे ना रहे। ठीक हो गया, सिंपल है, ये पॉइंट समझ में आया? सही, क्योंकि उठा गया सूट का टाइटल, किसी सूट का टाइटल क्या हो सकता है? प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट ही हो सकता है, डिफेंडेंट वर्सेस डिफेंडेंट हो सकता है क्या? समझ पा रहे हो? तो ट्रांसपोजिशन करनी पड़ेगी। सिंपल हो गया, आगे आ जाओ। एंड शैल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर, जो सामान्य जो प्रोसीजर है उसके द्वारा उस मैनर में क्या कर लेंगे? ट्रायल चला लेंगे केस का। ठीक है जी, आओ जी जरा आगे, बड़े ध्यान से समझना। एजेंट्स एंड टेनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लेडर सूट, कोई एजेंट अगर है या फिर कोई टेनेंट अगर है तो वो इंटरप्लेडर सूट नहीं डालेगा भैया, सीधी सिंपल सी बात। चलो जरा बनाते हैं, ये गए वाला समझ में आ गया था? चलो मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं फैक्ट को। एफ ने, एफ के दो बेटे ए बी, ठीक है ना, एफ ने एक फ्लैट था, ठीक है जी। अब देखो जमीन जायदाद देखभाल तो उसकी भी करनी पड़ती है, ठीक है जी। वो किसके नाम पे? पी के नाम पे पी के नाम पे नहीं, टीनेट बना दिया, नाम पे नहीं। ठीक हो गया, सही। एफ खत्म, ए बी, सही। किराए का झगड़ा बनेगा। अच्छा, ना ए ना बी, ये तो कोई भी बात नहीं कर रहा भैया, आधा दे देंगे सारा, सिंपल है क्या? ठीक है जी, ये लो जी, P वर्सेस A एंड B डाल लें। यस, रेंट एग्रीमेंट पे फर्स्ट पार्टी F था, ही इज नो मोर नाउ। ठीक है जी, सही। रेंट एग्रीमेंट पे तो नाम डलवाने पड़ेंगे इनको। और पी की बात भी ठीक है भाई, करे किराया किसको दूं, डन। अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कौन है कौन नहीं है, डन। ये डल सकता सूट। चलो मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, ये लो जी, एफ ने बेसिकली ये मकान जो, ये जो फ्लैट था ये इसके नाम पे कर दिया, ए के नाम पे, लेकिन एक विल बना दी, विल के जरिए जो है जो रेंट का राइट था वो बी को दे दिया। सिंपल। क्या बी वर्सेस ए एंड बी डाल सकता है? नहीं, अब नहीं डालेगा। ठीक है जी, क्या है? एस्टोपल क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, एक और सेक्शन हमने पढ़ा था जिसके अंदर सेम चीजें लिख चुकी थी। एजेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट में नहीं डाल सकता, टेनेंट ओनर के अगेंस्ट में नहीं डाल सकता, ना सीपीसी में। पिछले 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 बैठ गए किसमें? बीएसएस, यस, शाबाश। लाइसेंसी लाइसेंसर के अगेंस्ट में नहीं डाल सकता, बेली बेलर के अगेंस्ट में नहीं डाल सकता, प्लेजी प्लेजर के अगेंस्ट में नहीं डाल सकता। ठीक हो गया, ये पॉइंट को अच्छे से देखना और समझना, अगर ना समझ में आए तो बताना। ठीक हो गया। क्या लिखा हुआ है कि जो टीनेंट जो रहेगा वो कोई भी इंटरप्लीडर सूट जो है वो ओनर के अगेंस्ट में नहीं डाल सकता। ओनर के अगेंस्ट में क्यों डालेगा? अगर ये डालेगा तो भाई ओनर की ओनरशिप कर देगा फिर चैलेंज। इसका मतलब कोर्ट ऐसे लेगी या फिर लोग की नजर में ओनरशिप चैलेंज कर दी उसने, भाई तू उसको किराया था जिस जो किराया नाम है जिसका नाम, बस बात खत्म। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। चलो ऐसे ही कौन आ गया? ऐसे ही आ गया एजेंट। एजेंट की जब बात करेंगे तो अपोजिट पार्टी में कौन होगा? प्रिंसिपल। Nothing in this order shall be deemed to enable the agents to sue their principals. इस क्लोज, इस प्रोविजन, इस कंसेप्ट, इन प्रोविजंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बेसिकली एंटाइटल करते हो किसको? टीनेंट को, प्रिंसिपल सॉरी एजेंट को अपने प्रिंसिपल के खिलाफ और टीनेंट को टू सू देयर
लैंडलॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड विद एनी पर्सन, जिसके थ्रू ये टीनेंट या फिर ये एजेंट कंपेल कर सके अपने रिस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड या फिर ओनर को कि वो इंटरप्लीड करे किसी तीसरे बंदे के साथ। ठीक हो गया, खाम खा घबराती बना दिया हो। सही, चलो जी। विद एनी पर्सन अदर देन पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड, उन बंदों को छोड़कर जो उन प्रिंसिपल्स और लैंडलॉर्ड्स के थ्रू क्लेम कर रहे हों। ठीक है जी, सिंपल। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर फिर एक एक्सेप्शन। 35 के 5 को आज के बाद जनरल इंटरप्लीडर सूट के अगेंस्ट में एक्सेप्शन के तौर पर पढ़ोगे और उसके इलस्ट्रेशन को एक्सेप्शन के रूप में पढ़ोगे। ठीक है जी, आओ जरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये युग क्यों आते हैं? अगर इंटरप्लीडर से पीटी में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इलस्ट्रेशन में से आने की पूरी संभावना है। देखो जी, ए ने ये वाला बॉक्स ये लो, ये बॉक्स हो गया। चलो ये बॉक्स हो गया, ये वाला बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? ज्वेल बॉक्स है। डिपॉजिट कर दिया है बी के पास, यानी बी के पास रख दिया है। बी कौन है? बी है एजेंट। किसका? ए का। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, सी अलेजिस, अब एक सी बंदा आ गया। सी क्या अलेज कह रहा है? सी क्या कह रहा है? दैट द ज्वेल्स वर रोंगली ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिम बाय ए, कि देखो जी ए ने ये जो ज्वेल बॉक्स है ना, ये मेरे से रोंगली, गलत तरीके से मेरे से ले लिया। एंड क्लेम्स देम फ्रॉम बी, और ये बी से क्लेम कर लेता, भाई इस कारण से मुझे ये बक्सा दे दे तू। बी, सीधा सिंपल बताओ जी, बी वर्सेस ए एंड सी हो सकता है क्या? नो। जनरल रूल किस में आ गया? 35 के 5 में। डन हो गया। बी कैनॉट इंस्टीट्यूट एन इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी, बस बात खत्म। ठीक हो गया। देखो इसी एग्जाम्पल में, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं सी जो है वो बेसिकली क्लेम थ्रू ए कैसे करेगा। देखो जी, ये इतना तो खत्म हो गया ना, जनरल वाला खत्म हो गया ना। चलो जी, ए डिपोजिट ए बॉक्स ऑफ ज्वेल्स विद बी एज हिज एजेंट। ठीक है ना, सेम चीज। ए ने खजाने का डब्बा या फिर ज्वेल बॉक्स जो है, हीरे जेवरातों का जो बॉक्स है, किसको दे दिया? बी को। बी कौन है? ए का एजेंट है, यानी ये कौन है? प्रिंसिपल है। चलो जी, he then write to C for the purpose of making the jewels a security for a debt। ठीक है जी, he कौन? A। अब क्या लिखता है? एक लेटर लिखता है, ठीक है ना, C के नाम पे एक पत्र लिखता है। क्या? उसने इस ज्वेल बॉक्स को सिक्योरिटी बना दिया है। किस लिए? फॉर ए डेप्ट ड्यू फ्रॉम हिमसेल्फ टू सी। एक लोन भी चल रहा था भैया, जिसकी सिक्योरिटी की जरूरत थी। ठीक है जी, तो क्या है, इस ज्वेल के डब्बे को, ठीक है जी, एज ए जमानत, एज ए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को मतलब क्या कहूँ, मतलब हिंदी में क्या कहना चाहिए आम बोलचाल की भाषा में सिक्योरिटी के अलावा, क्योंकि मैं तो एग्जैक्टली समझ पा रहा हूँ। गिरवी, हाँ चलो गिरवी। हिमसेल्फ किसको? सी को। चलो जी, A afterwards alleges that C's debt is satisfied and C alleges the contrary। A बाद में बोलता है कि C का जो लोन था ना वो तो सेटिस्फाई हो गया भैया। C बोलता है ना, सेटिस्फाई तो ना होया। हाँ, बोथ क्लेम्स द ज्वेल फ्रॉम बी, और दोनों के दोनों क्लेम करते हैं क्या? ये जे बी। किससे? बी से। अब बी में इंस्टीट्यूट बी वर्सेस ए एंड सी अब डल सकता है जी।
मेरे को पूरा भरोसा है फैक्ट्स नहीं आएंगे समझ में। देखो जी, ए ने बी के पास एक ज्वेल बॉक्स रखा, ठीक है जी। ए कौन है? प्रिंसिपल है किसका? बी का। बी कौन है? एजेंट है ए का। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, उसके बाद जो है इस ज्वेल बॉक्स के रिगार्डिंग ये सी को एक लेटर लिखता है। जितने फैक्ट बताए जा रहे सिर्फ उतना अपने माइंड में चलाना। ये पुराने इलस्ट्रेशन मत रखना, ये तो सी का था, ये हटा दो। सी का था, किसका था? हाँ, अब लेटर लिख रहा है ए, किसको? सी को। राइटिंग में क्या कि देखो जी, मैंने जो आपको आपसे उधार लिया था ना, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में मैं एज ए सिक्योरिटी रख रहा हूं इसको। ठीक हो गया? ठीक है, सिंपल। चलो जी, बाद में बोलता है कि देखो जी वो तो लोन सेटिस्फाई हो गया। सही, सी मना कर रहा है, नहीं भाई सेटिस्फाई तो नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी किसकी तरफ से था? सी की तरफ से था। ठीक है जी, अब वो ले रहा है। डन, सही है, बताओ। इस दूसरे इलस्ट्रेशन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है कौन? सी। किसके लिए? ए के लिए। ठीक है जी, इस कारण से, इस कारण से अब ये बेसिकली अगर ये क्लेम करता है ज्वेल बॉक्स, ठीक है जी, ज्वेल बॉक्स अगर ये क्लेम करेगा तो ये थ्रू ए क्लेम करेगा। अभी ठीक हो गया? मान लो मैंने आपको लोन दिया है, ठीक है जी, तो क्या करोगे? बदले में मुझे जमानत पे कुछ चीज रख के दोगे। ठीक है जी, मैं बोल रहा हूँ कि भाई लोन तो, लोन अमाउंट तो ये पे नहीं कर सकता, ठीक है जी, आप तो पे नहीं कर सकते, मैं आपका ज्वेल बॉक्स रख लूं, मेरा राइट आ गया, हाँ कि नहीं? ठीक है जी, किसने दिया मुझे, आप किसने दिया मुझे ये राइट? एग्रीमेंट के थ्रू, आपके थ्रू आया है। ठीक है जी, तो क्या है, लेकिन ये जो बॉक्स है ये किसी तीसरे आदमी के पास रखा हुआ है, तो मैं वाया आपकी दूंगा कि ये जेल बॉक्स था भाई, मेरे पास लोन था, ठीक है जी, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, ला मेरे को दे दे। डन हो गया? ये ज्वेल बॉक्स की तो लड़ाई है, तभी तो बोल रहे हैं भाई सेटिस्फाई हो गया। ठीक है जी, सी बोलता ना भाई सेटिस्फाई तो ना है, लदे। समझ पा रहे हो? सही। और अगर सिर्फ लोन लोन की बात है तो ए ने लोन लिया हुआ है सी से। किसी के माइंड में ये ना हो, इस वजह से पहले मना कर चुका हूं मैं, कभी पुराने वाले इलस्ट्रेशन का आप माइंड में रखो कि नहीं ये ज्वेल बॉक्स तो सी का है, यहां पर हाइपोथिकेशन हो जाएगी। सही। अभी तक इतने क्या फैक्ट आए थे? ए ने एक ज्वेल बॉक्स जो था, ठीक है जी, सी का कहीं नाम नहीं है, किसके पास रख दिया? बी के पास रख दिया। कौन है? एजेंट है किसका? ए का। फिर सी को लेटर लिख दिया कि भाई ये ज्वेल बॉक्स आ गया है, ठीक है ना, और मैं जो बेसिकली जो है ये जो एक लोन था तेरे मेरे बीच में, ठीक है जी, उसके उसके लिए सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी रख रहा हूँ। थोड़े दिनों के बाद ए बोलता है कि भाई लोन तो पे कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, ठीक है जी, डन। सी बोलता है क्या? नहीं, कोई लोन पे नहीं हुआ, और वो पहुंच गया किसके पास? बी के पास पहुंच गया, ठीक है ना, लोन पे नहीं हुआ, ला भी दे, ज्वेल बॉक्स दे अब। सही। अब बनेगा झगड़ा, ठीक है जी, अब इंटरप्रीटर सूट आएगा। हाँ, अब इंटरप्रीटर सूट बन गया, अब इंटरप्रीटिंग हुई है सी और ए के बीच में। ठीक हो गया? अदरवाइज सिर्फ इस केस के अंदर ये एक्सेप्शन के जैसे देखा जाता है और पढ़ा जाता है, ठीक है ना, बेसिकली जिसके अंदर क्यों है, जो एजेंट रहता है या फिर टेनेंट रहता है वो अपने ही लैंडलॉर्ड या फिर अपने ही प्रिंसिपल के अगेंस्ट में इंटरप्रेटर सूट डालेगा। वरना जैसे ही नॉर्मल केसेस के अंदर उसने अगर इंटरप्रेटर सूट डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने लैंडलॉर्ड या फिर अपने प्रिंसिपल की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दिया।
फिर कहेगा प्रिंसिपल भाई। लैंडलॉर्ड के पास टीनेंट से एक किराए का तो हक होता है, वो किराए के हक के लिए उसने वो एक तीसरा आदमी फंसा दिया बीच में। क्या लेना देना भाई, किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, रेंट एग्रीमेंट लैंड ओनर और टीनेंट के बीच में हुआ है। ये सी कौन है, समझ पा रहे हो ना? यस, इन जनरल नो इंटरप्रेटर सूट, बट स्पेसिफिक अगर वो क्लेम थ्रू ओनर या फिर प्रिंसिपल करता है तो ही इंटरप्रेटर सूट समझा जाता है, क्योंकि आप कॉन्ट्रेरी आएगा कुछ। ठीक हो गया, सही। इलस्ट्रेशन बड़े अच्छे से समझना है, घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है जी, आओ जरा नंबर 6, चार्ज ऑफ प्लेंटिव्स कॉस्ट। यस, ये जो प्लेंटिव की कॉस्ट थी इंटरप्रेटर सूट के अंदर, ठीक है जी, क्या ये एज ए चार्ज भुगतवाई जा सकती है ए और बी से? आओ जरा पढ़ते। जहां पर सूट इज प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड, प्रॉपरली इंस्टीट्यूट किया है, द कोर्ट मे प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिव बाय गिविंग हिम अ चार्ज। उसको एक राइट दे देंगे, कौन सा? चार्ज का राइट दे देंगे, ऑन द थिंग, उस चीज पर, उस गाय पर, क्लेम्ड और इन सम अदर इफेक्चुअल वे। ठीक है जी, उसी गाय के ऊपर चार्ज दे देंगे, भाई चार्ज तेरे पास ही है गाय का, ठीक है जी, या फिर किसी दूसरे तरीके से। अब सीधी सिंपल सी बात है, या तो ए और बी मिलके या फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ठीक है ना, अपना पे कर देंगे, किसको? पी को। नहीं तो चार्ज लगा के जो कोर्ट जो है बेसिकली छोड़ देगी। ऐसा है जी, पैसे पूसे तो मुझे नहीं लगता आएंगे। ठीक है जी, ऐसा करो, आपका जितना दूध जो 2 साल का पिया उसने, ठीक है जी, और ये जो अब से आप अपने पास रखोगे, ठीक है जी, जितना का जितना इससे इनकम रहेगी वो आपके पास रहेगी, ये एज ए चार्ज की तरह आप लगा लो और यूज कर लो। ना बेचने की ये इफेक्टिव मैंने नहीं होगा, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होगा तो फिर तो केस ही खत्म होगा। चार्ज बेसिकली क्या है, जो उसकी जो कॉस्ट है सिर्फ वो भुगतवानी है बस, ठीक है ना, किसी का नुकसान नहीं करना। ठीक हो गया भाई, कोई बात नहीं, आप है जी, आप यूज करो, ठीक है जी। या कोर्ट ये भी बोल सकती है कि भाई ऐसा है जी, आप अपना खर्चा बताओ कितना हो गया। जी वो जो बच्चे है ना, उतना खर्चा हो गया मेरा। समझ रहे हो क्या कह रहा है, बचिया मांग रहा है। और अगर प्रूव कर पाएगा कोई बात नहीं, बचिया मिल जाएगी उसको। पहले तो पूछ लेंगे इनसे दोनों से, ए और बी से, हाँ जी बोलो, बचिया के साथ गाय लेना पसंद करोगे बिना बचिया के? ठीक है, फिर पे करो ना जी, पे तो नहीं कर सकते तो फिर उसका खर्चा, कोई बात नहीं, ठीक है जी, बचिया दे दो फिर। ठीक है जी, बचिया और सुंदर और वो तगड़ी है, ठीक है ना, डन, कोई बात नहीं। सही, कोई दूसरा तरीका रहेगा तो दूसरे से कर लेंगे। सिर्फ गाय गाय थोड़ी ना प्रॉपर्टी होती है, जमीन जायदाद भी तो होती है, मकान मकान एक्सेट्रा और शिप्स कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया, उसके हिसाब से देख ले। डन हो गया, आओ जी। 88 में सिंपल सिंपल क्या लिखा है, फटाफट बताओ। हम्म हम्म क्या रिक्वायरमेंट है? भूल गए, पढ़ाते भूल जाते हो। ठीक है जी, देखो विजुलाइज करो सामने स्क्रीन पे, इंग्रेडिएंट बताने होते हैं। जब मास्टर जी पूछे कि भाई बताओ इसमें क्या है, तो आप क्या है, क्या तो कीवर्ड्स बताओगे या फिर इंग्रेडिएंट्स बताओगे। सीधा सिंपल कि जो प्लेंटिव है जी उसका कोई क्लेम नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ उसके चार्ज और कॉस्ट को छोड़कर, ठीक है जी, और 2 या 2 से ज्यादा बंदे हैं वो आपस में एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उस केस के अंदर क्या है, प्लेंटिव जो रहेगा वो इंटरप्रेटर सूट डाल देगा, ठीक है जी, सिंपल, और अपनी इंडेमनिटी लेगा और बाहर निकल लेगा। ठीक है जी, फिर सीधा सीधा क्या आ गया, फिर सीधा ऑर्डर आ गया। ऑर्डर 35 के 1 में क्या लिखा है भाई, देखो किस हिसाब से डलेगा सूट, ठीक है जी।
अरे पीछे हो गया भैया, जा बेटा। हाँ जी, प्लेंट किस हिसाब से रहेगी, यानी देखो सबसे पहले तो ड्राफ्ट करेंगे रूल नंबर 1 के अंदर। ड्राफ्टिंग जब करेंगे तो लिखेगा वो कि देखो जी मेरा कोई क्लेम नहीं है, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो मेरी इंडेमनिटी करा दो। ठीक है जी, किन किन के बीच में है जी, और ये इनके बीच में है जी, डिफेंडेंट्स के बीच में है जी, डन। सही, और मेरी कोई कोलूजन नहीं है, ये चीजें नेसेसरी उसको अपनी प्रिंट के अंदर लिखनी पड़ेंगी। 2 के अंदर सीधा जो भी चीज के ऊपर, जिस चीज पर बेस्ड होकर इंटरप्रेटर सूट डाला है, और अगर आप उसको कोर्ट की कस्टडी में छोड़ सकते हो तो वो चीज भी लेकर आओगे, वो प्रॉपर्टी भी लेकर आओ। अब खेत है, खेत लेकर आएंगे क्या? ठीक है जी, वही है। गाय भैंस पशु कोर्ट में ला सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है जी। गाड़ी मोटरसाइकिल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है जी। पैसा ला सकते हैं, दे दो कोर्ट को। ठीक हो गया जी। चलो जी, फिर 3 के अंदर क्या आ गया, जहां पर डिफेंडेंट एसेट्रा उसका पहले से ही वो क्या बोलते हैं, सूट पेंडिंग हो। ठीक है जी, तो वो सूट को स्टे कर देंगे जो अदरवाइज चल रहा होगा, और इंटरप्लीडर सूट में उसको निपटाए। ठीक हो गया। 4 के अंदर क्या लिख दिया, सिंपल फर्स्ट हियरिंग का प्रोसीजर, जो भी उसका क्लेम बनता है भाई उसको दो और डिसमिस कर दो उसको। अगर उसको कोर्ट के अंदर रखना, सॉरी पार्टी बनाना है उसको, इंस्टीट्यूट सूट के अंदर रखना है उसको, कोई बात नहीं, फिर चल जाएगा। सीधी सिंपल सी बात, पहली ही फर्स्ट हियरिंग के ऊपर कोर्ट सीधा सिंपल एडमिशन लेकर भी ये केस निपटा सकती है इंटरप्रीटर सूट। अगर पहली डेट के ऊपर एडमिशन नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, एज यूजुअल जैसे ट्रायल चलता है वैसे नॉर्मल ट्रायल चलेगा। 35 का 5 एक्सेप्शन टू दी रूल ऑफ इंटरप्लीडर। ठीक है जी, कौन से स्पेसिफिक 2, टीनेंट और एजेंट रिस्पेक्टिवली अपने लैंड ओनर, लैंडलॉर्ड या फिर प्रिंसिपल के अगेंस्ट में इंटरप्रीटर सूट नहीं डालेंगे जब तक कि वो क्लेमिंग थ्रू देम ना करे, वो थर्ड पर्सन। ठीक हो गया। 6 के अंदर क्या आ गया, सीधा का सीधा चार्ज। क्या चार्ज का राइट दिया जा सकता है? यस, अनपेड इंटरप्लीडर को चार्ज का राइट दिया जा सकता है। ठीक है जी। कई बार खर्चे ज्यादा लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, इंटरप्लीडर को पार्टी बनाना पड़ जाता है, क्योंकि अब इसका भी तो फैसला करना है। ठीक है जी, ना तो ए के बस की है ना बी के बस की है। सही, तो कोई बात नहीं, आप रहो, आप परफॉर्मा डिफेंडेंट बन जाओ। ठीक है ना, आपको दिलवा दे, सिंपल। सही होगा, सही। चलो, बहुत अच्छे से समझना इसको। इसके ऊपर डिक्टेशन, पहला तो होमवर्क यही बताओ, ये जो अपना ऑर्डर है इंटरप्लेटर सूट के अंदर जो भी ऑर्डर आएगा बताओ जी, अपीलेबल रहेगा क्या? अपीलेबल है कैसे? वोटिंग कराओगे क्या? हाँ जी, जनरल पूछ रहा हूं। इंटरप्लीडर सूट अपीलेबल है, यस नो? नो, आपका ऐसा है, यस यस यस, नो, यस। मैं अगर स्पेसिफिक पूछूं, 35 का 5 अपीलेबल है, यस नो? ठीक है जी। 35 का 6 अपीलेबल है, यस नो? 35 का 3 अपीलेबल है, यस नो? कैसे फैसला करोगे? होमवर्क है, होमवर्क ले जाना सर। ठीक है ना, इसमें से पूछ लेते हैं। सही, इसके डिक्टेशन लगभग घंटे भर की है।
ये निपटने के बाद नोट कर रहे हो बहुत स्पीडली चल रहे हैं भैया हम। ठीक है जी, एक पूरा कंसेप्ट। और अगर ऑर्डर पड़ रहे हैं तो हम 4-5 ऑर्डर निपटा रहे हैं दिन में। दिवाली से पहले ठिकाने लगा दूंगा इसको मैं। ठीक है, और बढ़िया मुहूर्त रहेगा दिवाली की जो छुट्टियां होंगी, ठीक है ना, एक छुट्टी कम करके अगर कहोगे तो पूरी पूरी सीपीसी रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, जिसको सीपीसी नहीं आती ये ध्यान रख लेना, उसका बीएनएस बीएनएसएस टीबीएस से कितना ही खतरनाक लेवल का सीरियस क्यों ना हो, वो मतलब चाहे वो जस्टिस चलमेश्वर का जस्टिस चलमेश्वर क्यों ना हो। ठीक है जी, ध्यान रखना, फायदा नहीं है। सीपीसी तो इस तरीके से आत्मसात करनी पड़ेगी जैसे आप स्वयं हो अपने शरीर में। ठीक है जी, टिप्स पे कर लो सीपीसी और हो जाएगी एब्सोल्युटली। बीएनएसएस में मैं मान सकता हूं कि भाई देखो सर ये याद नहीं होती, मैं मान सकता हूं क्योंकि इतनी ज्यादा वास्ट है वो और इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है आपस में। ठीक है जी, एक आधा प्रोविजन मिस होए ना बात बनेगी नहीं। ये नहीं है तो स्पेसिफिक है, लेंथी है बस। इसमें तो बेसिकली जो है सिर्फ आलस वाला रहेगा, सिंपल है। डन, इसको निपटा लेना अच्छे से। चलो जी, जाओ मजे लो।